ठीक है, यहीं से जन्म लेंगे दोनों पॉइंट। ठीक है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, अनस्टेबल क्या होता है, वो क्लियर करते हैं। देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जब आपके पास नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम टू टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं, टू टाइप्स। एक है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो, हम इसको इक्विलिब्रियम तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों ही केस में हमारे पास एफ नेट क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। बट अगर कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगी, और अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, माइनस पी ई कॉस थीटा। यानी कि जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास एक डाइपोल रखा हुआ था, ये 2L माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो थीटा क्या होता है, थीटा होता था एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको बताया था, चलो मैं चेक करता हूँ जरा कितनों को पता है। किरण बेटा ये बताओ जरा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। पी की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव, नहीं सर, सॉरी सर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ आती है। हाँ यस सर। है ना, यही तो होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी कि दिस द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, दिस। समझ में आ गया, ये डायरेक्शन डाइपोल है, और ये किसकी डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये बताओ, अगर इस कंडीशन में हमारे पास डाइपोल है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, व्हाट्स द एंगल, बताओ जरा, 0 डिग्री, है ना। तो इस केस में हमारे पास थीटा कितना है, 0। तो उस मिनिमम एनर्जी के लिए थीटा क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि यू क्या निकल के आएगा, माइनस पी ई कॉस 0, कॉस 0 1 हो जाएगा। देन यू मिनिमम इज इक्वल टू, यू मिनिमम इज इक्वल टू माइनस पी, ये आपके पास सबसे कम एनर्जी। वहीं अगर यही डाइपोल है ना, सेम डाइपोल आपका हो जाए इस तरह से, प्लस क्यू इधर आ जाए, माइनस क्यू इधर आए, यानी आपने उसको 180 डिग्री से क्या कर दिया, डाइपोल को घुमा दिया। ऐसा करते ही आपकी जो डाइपोल की डायरेक्शन हो जाएगी, अब ये हो जाएगी माइनस क्यू से प्लस क्यू, इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। अब बताओ जरा एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में, इस केस में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो जब आपका थीटा 180 डिग्री होगा तब आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, एंड कॉस 180 खुद -1 होता है, दैट इज योर प्लस पी ई। ठीक है, तो दिस इज योर यू मैक्स। इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब एनर्जी ज्यादा होगी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और जब एनर्जी कम होगी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, स्टेबल। ठीक है, स्फीयर लिया, स्फीयर की प्रॉपर्टी क्या थी कि उसका चार्ज उसकी सरफेस पे होता है, तो हमने क्या किया, सरफेस पे चार्ज ले लिया। तो स्फीयर के, इसकी स्फेरिकल शेल के केस में जो अंदर चार्ज होता है क्यू इनसाइड क्या होता था, 0 होता था ना, याद है, भूल गए, क्यू इनसाइड क्या होता था, 0। तो एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड नंबर 1 इनसाइड, किसी को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होती थी शेल के, बताओ जल्दी, इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, यानी सेंटर से अगर आपने यहाँ r1 डिस्टेंस पे p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश की तो क्या आई थी, आओ गधेड़ो, किसी को कुछ भी याद नहीं है, मत करो बेटा पढ़ाई, पढ़ाई जो है कल परसों के लेक्चर याद नहीं है, करेंगे पढ़ाई। ठीक है, सरफेस की अगर बात करेंगे तो सरफेस पे आप यहाँ पहुंच गए हो, जो रेडियस r है, यहाँ पहुंचते अगर ये पॉइंट P2 है और यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे E2, दैट इज, इसका फॉर्मूला क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज था Q, और अपॉन में रेडियस, चार्ज Q लेना। और तीसरा पॉइंट था आउटसाइड,
अगर आप आउटसाइड की बात करेंगे यानी कि समवेयर हेयर, है ना, ये मान लीजिए आपके पास कोई आउटसाइड पॉइंट है P3 जो कि डिस्टेंस पर है R3, ठीक है, तो अगर आप E3 निकालेंगे तो वैल्यू आ रही थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R3। स्क्वायर और चल रहा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो ना। याद आया नहीं आया अभी कुछ? यस सर आया। ठीक है, अब ऐसे ही हमने निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब इसके लिए हमें पता है एज वी नो एक फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, क्या, E इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी एक्स या डी आर। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई डी एक्स या डी आर डिस्टेंस एक्चुअली, और अगर आप इंटीग्रेट दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी आर। ठीक है, तो अगर हमें पोटेंशियल चाहिए तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ई डी आर यूज करना है। तो पहला पॉइंट था, क्या था, पहला था मान लो आउटसाइड की बात कर लें, आउटसाइड, ठीक है, तो आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूज करेंगे, तो V3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन में E3 dr, E3 मतलब आउटसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आउटसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारे पास, जरा देखें, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R3 का स्क्वायर dr। जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन आंसर गोज टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R3। बैठ के कुछ सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, सिखा चुका हूँ। ऐसी अगर आप सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस पे V2 जब निकालेंगे तो इंटीग्रेशन E2 लिखेंगे, E2 dr। तो उस केस में R3 था, यहाँ पर कैपिटल R है, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में कैपिटल R। दो आंसर आ गए। और जब हम बात करेंगे अंदर, क्योंकि अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। आप मुझे एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब आएगी, जब पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। जब पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, वो कांस्टेंट। जैसे E इज इक्वल टू आपने लिखा माइनस डी वी ओवर डी एक्स। अब आप लिखें इफ V इज इक्वल टू कांस्टेंट, V इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन E इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। ये मैथमेटिकल टूल कहता है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो अगर इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है तो इसी वजह से आ रही है, क्योंकि इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, थ्रू आउट, हर जगह इक्वल होगा। कहीं भी आप निकालेंगे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल ही आएगा, और कितना आएगा, जितना सरफेस पे। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड निकालते हो, क्या करते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड निकालते हो, तो क्या आएगा, V इनसाइड इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू V एट सरफेस। यानी जो आंसर सरफेस पे आता है वही आंसर उसका अंदर आता है, यानी कि Q अपॉन थ्रू आउट ये कांस्टेंट रहता है। यानी आप यहाँ निकालेंगे तब भी आंसर आएगा, यहाँ निकालेंगे तब भी आंसर आएगा, यहाँ निकालेंगे तब भी आएगा, यहाँ निकालेंगे तब भी, और जब सरफेस पे निकालेंगे ना तब भी सेम आंसर ही आएगा। समझ गए, तब भी सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, जल्दी देख लो बेटा, एक कॉल आई है तो मैं कॉल अटेंड। हाँ जी, बताओ जरा, इसमें कुछ पूछना हो तो। सर आउटसाइड पे समझ में नहीं आया। बेटा आउटसाइड में इसका इंटीग्रेशन करना, समझना क्या, तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता तो क्या करते, प्रैक्टिस की नहीं, बस इंटीग्रेशन उस दिन लेक्चर समझ लिया तुमने, इंटीग्रेशन करके सर देखा, वो इंटीग्रेशन तो आ गया था। फिर क्या समझ नहीं आया, इंटीग्रेशन करके देखो जरा इस वैल्यू का। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड थी, नहीं थी, ये वाली ये निकाली थी, ये तो समझ में आया था ना, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये तो समझ में आ गया था पिछले गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में। या तो यही समझ नहीं आया होगा तुम्हें। सर ये भी आ गया था। तो इसको इंटीग्रेशन करके ये आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, कॉपी में करके देखो जरा इसका इंटीग्रेशन।
इस वाली वैल्यू का इंटीग्रेशन करके देखो जरा कॉपी में, और जिसको समझ में आ गया है वो क्या करे, वो ग्राफ प्लॉट करे। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट किया था सेंटर से लेके आउटसाइड तक, ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ मेरे को। सेंटर से शुरू करना और आउटसाइड तक जाना। मेरा तो ये वही आ रहा है इंटीग्रेशन का। क्या हुआ इंटीग्रेशन का? वही आ रहा सॉल्व करके जो लिखा हुआ है। हाँ, करके देखा था अभी। तो ये हमने आपको बता दिया, हाँ, सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट था, सरफेस सरफेस और इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट आ गया। और सरफेस के बाद बाहर जाओगे तो 1/r के प्रोपोर्शनल आ रहा था, तो ये वाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, तो थ्रू आउट हमने जीरो बना दी। उसके बाद आप पीक पे पहुंचे, पीक पे यानी कि सरफेस पे, सरफेस से वैल्यू Z/r² थी, और उसके बाद 1/r² के प्रोपोर्शनल आ रही थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा था 1/4πε0 Q/r², E proportional to 1/r²। ठीक है जी, समझ लो इसको।